हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी के लिए साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को। ठीक है, साइंस एंड टेक में पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है कि जीएसएलवी F-15 जो मिशन है इसरो का, उनमें इनमें से कौन से सही हैं। पहला बोल रहा है कि ये NVS-2 सैटेलाइट है, दूसरा बोल रहा है कि इसरो की 101st सैटेलाइट है जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुई है, तीसरा बोल रहा है कि 100 सैटेलाइट है जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुई है, और या फिर इनमें से कोई दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जीएसएलवी क्या है। देखिए, जीएसएलवी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। जो सैटेलाइट लॉन्च होती है उसका एक व्हीकल है, उसको ले जाता है ऊपर अंतरिक्ष में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी सैटेलाइट होती हैं? इनमें देखिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं जो ये जीएसएलवी लॉन्च करता है, नेविगेशन सैटेलाइट होती है जो लॉन्च करता है। अगर हमको सिर्फ नेविगेशन पता होता कि जीएसएलवी में नेविगेशन सैटेलाइट्स भी ज़्यादातर जो है लॉन्च होती हैं। ठीक है, वेदर सैटेलाइट्स होती हैं, वेदर सैटेलाइट होती हैं। इसके साथ साथ जीटीओ सैटेलाइट्स काफ़ी यूज़ होती है। जीटीओ सैटेलाइट का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, जैसे अभी एक ऑर्बिट ये है आपकी मान लीजिए, और दूसरी ऑर्बिट आपकी मान लीजिए ये है, तो इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स जाती हैं उनको हम लोग जीटीओ सैटेलाइट्स बोलते हैं, मतलब जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर सैटेलाइट, ट्रांसफर ऑर्बिट। ओके, ठीक है, तो जीटीओ को हमने समझ लिया। उसके बाद अभी क्या है कि हमको अगर सिर्फ इतना पता होता कि जीएसएलवी की जो सैटेलाइट्स हैं वो मैक्सिमम यूज़ होती है नेविगेशन के लिए, तो पहला वाला ऑप्शन तो ये हमारा सही हो जाता है, इट कैरीड द NVS-2 सैटेलाइट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अभी NVS क्या है? ये नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेविगेशन सैटेलाइट। तो ये नेविगेशन सैटेलाइट है, और इसमें जो 2 लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया कि ये सेकेंड जनरेशन की है, सेकेंड जनरेशन की नाविक सैटेलाइट है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन की ये नाविक सैटेलाइट है। अभी नाविक क्या होता है? आप देख रहे होगे कि नाविक के अंदर 8 सैटेलाइट्स का इंट्रोडक्शन किया गया था। ठीक है, 8 का किया गया था, 7 का किया था, आप कमेंट में बताना हमको। ठीक है, तो अभी नाविक का पर्पस क्या है? नाविक का पर्पस था कि हम लोग को नेविगेशन सिस्टम जो है वो अपना सही करना था, उसके साथ साथ हमें पोजीशनिंग सिस्टम भी सही करना था। अब पोजीशनिंग सिस्टम क्या है कि जैसे अभी मान लीजिए कि ये अपनी अर्थ है, अभी 4 सैटेलाइट इधर से हैं, 4 सैटेलाइट मान लीजिए ऊपर से लगी हुई है, तो अभी सी बात है कि हमें पोजीशनिंग भी पता लग रही है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है। अभी क्योंकि ये सैटेलाइट जो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है या नाविक सिस्टम होता है, ये कई प्रकार का होता है। तो मिलिट्री टाइप का होता है, उसका एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है ना, उसका एक्सेस जो रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो अभी अलग अलग जो पेलोड्स होते हैं, इसके बैंड्स अलग अलग होते हैं। जैसे जो नाविक वाला जो बैंड है वो L1 और L5 पे काम करता है। ठीक है, ज़्यादा अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही समझ लेना है कि ये नेविगेशन सैटेलाइट थी, तो ये तो सही है। और फिर दूसरा इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ दिया कि ये इसरो की 100 सैटेलाइट थी जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसरो ने इसको लॉन्च किया था। इसरो के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसरो का तो अभी इसरो के बारे में क्या है कि जैसे कि 1962 में इनकोस्पार बना था। सबसे पहले इनकोस्पार क्या था? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च। ठीक है, ये एटॉमिक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट था उसके अंडर काम करता था। ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेशन होता है इसरो का। इसरो कम्प्लीटली बना था 1969 के अंदर। ठीक है, इसमें 15 अगस्त को मेरे ख्याल से, हाँ 15 अगस्त ही था, 15 अगस्त 1969 को इसरो इस्टेब्लिश हुआ था। 1972 के अंदर इसरो की जो स्पेस कमीशन था वो बना था। ठीक है, उसके साथ साथ क्या था? उसके साथ आप देखो स्पेस कमीशन के साथ साथ में जो ये तो 1972 में बन गया, उसके बाद जो कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी, उसके बाद 1975 में पहली सैटेलाइट जाती है इंडिया से, पहली सैटेलाइट इंडिया से जाती है जिसका नाम था आर्यभट्टा। ठीक है, आर्यभट्ट उसका नाम था, और वो USSR ने लॉन्च की थी। ठीक है, इंडिया की सैटेलाइट थी, और इंडिया उसी वक्त एंटर कर गया था एक न्यू एरा में। ठीक है, इंडिया एंटर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ साइंस एंड टेक और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे आप बोलो। तो ये है, इसमें ये वाला सही होगा और ये वाला सही होगा, मीन्स इसका जो आंसर होगा वो D होगा। ठीक है, और इसमें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें इससे ज़्यादा। ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आकाश तीर के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला बोल रहा है आकाश तीर जो है कोर है इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम का। दूसरा बोल रहा है कि ये इंटीग्रेट करता है इंडिया के लार्जर C4ISR। ठीक है, पहले आप इसको समझ लीजिए कि C4ISR क्या होता है। C4ISR देखिए, C4ISR इसका मतलब होता है कमांड। ये 4 बार C की बात करता है, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस। ठीक है, तो अभी बोल रहा है कि आकाश तीर जो है वो उसके पास कमांडिंग अथॉरिटीज़ भी हैं, कमांडिंग पावर्स भी हैं, जो उसके अंदर जो इनबिल्ट जो सिस्टम है
वो कंट्रोल भी कर सकता है, कम्युनिकेट भी कर सकता है, उसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम्स लगाए, इंटेलिजेंस का काम भी कर सकता है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आकाश तीर है क्या। देखिए आकाश तीर एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इसमें रडार वाला भी सीन है, ठीक है, इसमें सर्विलांस वाला सिस्टम भी है कि ये सर्विलांस भी करेगा, इसमें आपका इंटेलिजेंस भी इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो ये कोई एक चीज़ नहीं है, आकाश तीर एक सेंट्रल कमांड सिस्टम है और इंडियन आर्मी ने इसको बनाया है, ठीक है, इसको इंडियन आर्मी ने बनाया है, ठीक है। तो अब इंडियन आर्मी ने बनवाया किससे? इंडियन आर्मी ने इससे बनवाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इसको बनाया है इंडियन आर्मी के लिए। तो कमांड एंड कंट्रोल कैसे करता है ये मैनेज करेगा सारे डिफेंस ऑपरेशंस जो हैं, ठीक है। लेकिन जो फायर मिसाइल्स हैं, अभी इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या है कि फायर मिसाइल्स को ये नहीं कर पाएगा, ठीक है, जो फायर मिसाइल्स होती हैं उनको डील नहीं करेगा ये। ऑटोमेशन करेगा, ऑटोमेशन कैसे करेगा ये ऑटोमेटिक डिटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ट्रैकिंग प्रोवाइड करेगा, सर्विलांस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इंडियन आर्मी को। उसके साथ साथ डिसेंट्रलाइज ऑपरेशन भी है इसका। डिसेंट्रलाइज ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो फील्ड यूनिट्स हैं उनके लिए एक्शंस को टेक करेगा, ये एक्शंस लेगा, ठीक है। तो ये पूरा एक कमांड सिस्टम है। तो इसमें ये तो बिल्कुल सही है कि ये कोर है इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम का, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि ये C4 ISR के लिए इंटीग्रेटेड है, बिल्कुल सही है। ये रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को फ्रॉम पैसिव डिफेंस टू प्रोएक्टिव रिटेलिएशन, ठीक है। हमें अपना बचाव करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ऐसे रिटेलिएट करें, इस तरीके से रिटेलिएट करें कि सामने वाला ध्वस्त हो जाए बिल्कुल, ठीक है, और दोबारा वो भारत की तरफ नज़र उठा के भी ना देखे, ठीक है। तो इसमें बड़ा काम है, और इसमें बड़ा काम इसलिए है क्योंकि ये कम्युनिकेट तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ में सर्विलांस भी कर रहा है, उसके साथ साथ में ये इंटेलिजेंस भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही रहेगा, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन के सही हैं। देखिए बीपीएससी के अंदर क्वेश्चंस का जो लेवल है वो हाई है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो इसमें बहुत सरल रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो इंटीग्रेटेड लेवल के रहते हैं। बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके बीपीएससी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो अभी कमांड सिस्टम क्या है? कमांड सिस्टम जैसे अभी आप जैसे मैं इसी आकाश तीर को समझाने की कोशिश करूँ, जैसे कि मान लीजिए ये रडार है, ये आकाश तीर सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो 200 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी मान लो यहाँ पे कोई भी ड्रोन आता है या मान लीजिए कोई प्लेन आता है, तो इसको भी टैकल करेगा, क्योंकि इसके अंदर ड्रोन सिस्टम भी है, क्योंकि जो उसकी पहली लेयर है आकाश तीर की, ये कुछ लेयर्स के अंदर बटा हुआ है। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार कि कितनी लेयर्स के अंदर ये बटा हुआ है, ठीक है। ये फोर लेयर के अंदर बटा हुआ है। जो इसकी फर्स्ट लेयर है, इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो ड्रोन की है। पहले वो ड्रोन अटैक को रोकेगा और ड्रोन अटैक को करेगा, पहला काम ही करेगा। दूसरी लेयर में क्या करता है, ये पॉइंट एयर डिफेंस को देखेगा। जो शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जो, उनको देखेगा भी और उन पर अटैक भी करेगा, ठीक है। थर्ड लेयर में क्या, सरफेस टू एयर है मीडियम रेंज की, और फोर्थ लेयर में लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ठीक है। तो उनको काउंटर कर रहा है ये। तो इसलिए इसको एयर डिफेंस सिस्टम का इंडियन आर्मी का कोर बताया गया है, ये कारण है इसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसका आंसर डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोल रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें से मिलिट्री का प्लेटफॉर्म है, डिफेंस का प्लेटफॉर्म है, जो अपने इंडिजिनस मिलिट्री को सिस्टम का पार्ट है और मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है। मेक इन इंडिया जो है उसका इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम था उसका इनिशिएटिव है, ठीक है। देखिए F-35 जो लाइटनिंग सेकेंड, ये एक फाइटर जेट है, ये एक फाइटर जेट है, और फाइटर जेट भी ये 5th जनरेशन का है। इसको बनाया लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन यूएसए की कंपनी है, ठीक है। लॉकहीड मार्टिन जो है वो यूएसए की कंपनी है, तो ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड है मेन बैटल टैंक अर्जुन। देखो अभी अर्जुन नाम आ रहा है तो ये तो हो सकता है क्योंकि मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव हो, ठीक है, क्योंकि अर्जुन जहाँ पे नाम आ रहा है तो अर्जुन तो इंडिया के अंदर ऐसे है ही, अर्जुन है, ठीक है। तो अर्जुन को किसने बनाया है? अर्जुन को बनाया है DRDO ने, DRDO ने बनाया, और ये कम्प्लीटली इंडिजिनस है, ठीक है, और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाया गया था इसको। अभी तीसरा क्या है, एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ATAGS इसको भी DRDO ने बनाया है, ठीक है। और जो टाटा ग्रुप है और जो कल्याणी ग्रुप है, एक जस्ट मिनट मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इंडिया का है, और इसमें क्या है, इसमें टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, उसके साथ साथ इसमें कल्याणी ग्रुप है, ठीक है, कल्याणी ग्रुप है। तो इन लोगों ने बनाया, तो ये भी इंडिजिनस आर्टिलरी गन सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि मोर देन 2 इसमें भी सही रहेगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो डी सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि
माइकोरहिजल एसोसिएशन। जैसे पूछ रहा है कि इसमें एडवांटेज है, प्लांट को क्या एडवांटेज रहेगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि माइकोरजिया जो होता है, इसका जो एसोसिएशन होता है इसको बोलते हैं क्या। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्लांट का जो रूट है, ठीक, प्लस जो फंगस है जिसको हम लोग हिंदी में कवक बोलते हैं, इनकी दोस्ती, मतलब ये इनका जो रिलेशनशिप है, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसको हम लोग बोलते हैं माइकोरजियल एसोसिएशन। ठीक है, प्लांट और फंगस का एक साथ रहना, और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं एट अ टाइम ऑफ नीड। ठीक है, एक तरीके की फ्रेंडशिप मान लो आप। ठीक है, तो फ्रेंडशिप मान लो। तो इसमें पूछ रहा है कि इस कंडीशन में प्लांट को क्या फ़ायदा रहता है, ये पूछ रहा है इसमें, प्लांट को क्या फ़ायदा रहता है। तो देखिए प्लांट को फ़ायदा ये है कि प्रोटेक्शन तो फ़ायदा नहीं है प्लांट को, ना फूड है, क्योंकि फूड तो वो देता है, लेता नहीं है। ठीक है, तो ए और बी तो नहीं हो रहा। इसमें क्या है कि इंक्रीज़ करेगा मिनरल अब्जॉर्प्शन को और डिसीज प्रोटेक्शन को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो मिनरल अब्जॉर्प्शन कैसे इंक्रीज़ होगा। मिनरल अब्जॉर्प्शन ऐसे इंक्रीज़ होगा कि जब प्लांट को ज़रूरत रहेगी तो वो फंगस से मिनरल लेगा। ठीक है ना। अब जो प्लांट है, प्लांट जो है वो अपना ग्लूकोज किसको देता है, प्लांट अपना ग्लूकोज देता है फंगस को, क्योंकि फंगस तो खाना बना नहीं सकता है, तो अपना फूड जो है वो दे देता है फंगस को। ठीक है, तो प्लांट को तो फ़ायदा है नहीं फूड का, क्योंकि फूड तो फंगस को दे रहा है प्लांट, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन तो एक बिल्कुल ही गलत हो जाता है। ठीक है ना। और फंगस का जो सीन रहता है, फंगस का ये रहता है कि फंगस मिट्टी में काफ़ी दूर तक फैल जाता है। काफ़ी दूर तक फैल जाने की वजह से वो क्या है, वो प्लांट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रहता है कि वो मिनरल्स भी लाता है, वो वाटर भी लाएगा, प्लांट के लिए वाटर भी लाता है वो। ठीक है, मिनरल्स लाएगा, स्पेशली क्या है, फॉस्फोरस लाता है। ठीक है, और बीमारियों से बचाता है। तो ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि वस्कुलर टिश्यू को पहली बार किसने यूज़ किया था। ठीक है, प्लांट की क्लासिफिकेशन में। देखिए इसको मैंने तो ऐसे याद रखा है कि वस्कुलर इज इक्वल्स टू इंगुलर, मैंने इसको ऐसे याद रखा है, तो ये नॉर्मल है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। लेकिन अब इसको बता देता हूँ, जैसे वस्कुलर टिश्यूज़ क्या है। वस्कुलर टिश्यू का मतलब ये होता है जो जाइलम और फाइलम से काम कर रहे हो। अब जाइलम क्या है, जाइलम है पानी ले जाता है। ठीक है, आप ये तो जानते होंगे ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, वो वाटर का डायरेक्शन जो है सेव करता है, वाटर को ऊपर से नीचे से ऊपर पहुंचाता है। फाइलम का काम होता है खाना को पहुंचाना। ठीक है, तो अब वस्कुलर क्या है, वस्कुलर का मतलब होता है जो टिश्यूज़ हैं जिनमें, नॉन वस्कुलर वो प्लांट्स होते हैं जिनमें टिश्यूज़ नहीं होते हैं। तो इसमें जाइलम है और फाइलम है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं दोनों। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं, तो ये सिंपल है यहाँ पे। तो इनका पहला यूज़ किसने किया था, एंगलर और प्रेंटल ने यूज़ किया था। अभी बेंथम और हुकर ने क्या किया था, बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कवर किया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, एपीडी कॉन्डोल ने, इन्होंने अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम आम खाते हैं तो आम का हम कौन सा वाला पार्ट खाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये आम बना दिया मैंने, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये आम बना दिया मैंने। अभी आम के अंदर 3 लेयर होती है। ठीक है, पहली लेयर होती है इसकी एपिकार्प। तो किसी भी आम क्या कोई भी फल रहेगा तो उसके अंदर पहली जो लेयर रहती है, ये छिलका जिसको बोलते हैं, उसको एपिकार्प बोलते हैं। आउटर स्किन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है ना, आउटर स्किन की बात कर रहे हैं। उसके बाद रहता है उसमें मेसोकार्प जो एडिबल पार्ट रहता है जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, उसके अंदर रहेगा फिर एंडोकार्प मतलब गुठली। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं गुठली, एंडोकार्प, जो इनर जो स्टोनी पार्ट रहता है ना, स्टोनी पार्ट आप देखते होगे वो रहता है। उसके अंदर सबसे अंदर आपको देख रहे होगे, सबसे अंदर आपको मिलता है एम्ब्रियो। ठीक है ना, एम्ब्रियो मिलता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे अंदर ही आपको एंडोस्पर्म्स देखने को मिलेगा, जो सीड का पार्ट रहता है एक्चुअली, जो सीड कोट रहता है, एक सीड कोट रहता है अंदर। ठीक है, तो मैंगो के अंदर हम लोग क्या खाते हैं, मैंगो के अंदर हम लोग खाते हैं मेसोकार्प। एपिकार्प क्या है, बाहर वाला पार्ट, एंडोकार्प क्या है, सबसे अंदर वाला पार्ट। ठीक है, जिसको हम लोग नहीं खाते, तो इसका आंसर क्या है, मेसोकार्प। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस के अंदर भी, बीपीएससी के अंदर भी, यूपीएससी के अंदर भी। ठीक है, तो ये ओजोन डे कब होता है, ओजोन डे होता है 16 सितंबर को। ठीक है ना, वर्ल्ड ओजोन डे होता है, और इसका थीम अभी रिसेंट का क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, अभी अगर ये भी कभी पूछ सकता है कि कब से स्टार्ट हुआ है, तो 16 सितंबर 1987 से इसको स्टार्ट किया गया था। कब से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था तब से इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, ओजोन डे मनाने का, हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं कि ओजोन लेयर को बचाना है और जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको कम करना है। ठीक है, जैसे जो सन से जो यूवी रेज निकलती हैं, जो स्किन कैंसर, आई डैमेज, ये सब करती हैं, तो उनसे हमको बचना है। ठीक है, 5 जून को आप जानते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है।
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। 21 अप्रैल को आपका 21 अप्रैल को मेरे ख्याल से, अभी 21 अप्रैल से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कोई डे मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर कोई डे होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 5 दिसंबर को होता है सॉइल डे, ठीक है ना, सॉइल डे होता है। और 21 दिसंबर को कुछ आपको अगर पता हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। वैसे मेरे जानते हुए ऐसा कोई डे है नहीं जो 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के अलावा मनाया जाता हो, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो या साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो, ठीक है ना। सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है वो किसके बने हुए होते हैं। देखिए, लिपिड्स एंड प्रोटीन इन वेरिंग कम्बिनेशन विच आर स्पेसिफिक टू ईच स्पेसीज, सेल टाइप्स और ऑर्गेनल्स। देखिए, नॉर्मल सी बात है, देखो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो या तो लिपिड से बने होते हैं और या तो प्रोटीन से बने होते हैं, मैक्सिमम दोनों से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो ए है। लेकिन अब मैं समझने के लिए आपको बता देता हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, जैसे इसमें बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, जैसे ये सेल है, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन का मतलब है कि आउटर लेयर, इसकी जो है वो आउटर लेयर। अभी एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल तो होता नहीं है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है, क्योंकि वो प्लांट बाहर रहता है, उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, तो इस वजह से प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल रहता है। तो ये आउटर लेयर की बात कर रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल क्या करता है कि क्या अंदर जाना है और क्या बाहर आना है, इसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आप लिपिड्स की बात करोगे तो लिपिड्स जो होते हैं वो 2 लेयर के बने हुए होते हैं। जैसे आप फॉस्फोलिपिड जो लेयर होती है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ लिपिड लगाते हो तो सिर्फ लिपिड इसमें काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लिपिड्स तो उसका फंक्शनिंग का काम है, ठीक है ना। जो लिपिड्स होते हैं वो लिपिड्स इसमें मेम्ब्रेन काम नहीं करता, उससे सिर्फ लिपिड से जो है मेम्ब्रेन काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए हमें प्रोटीन की जरूरत भी पड़ती है। तो इसलिए लिपिड और प्रोटीन दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के लिए, ठीक है। अभी जाइलम के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि जाइलम का काम क्या होता है। जाइलम का काम होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ये वस्कुलर प्लांट के अंदर, ठीक है ना। वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और यूनी डायरेक्शनल होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ठीक है। एक ही तरफ जाएगा, सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है ये। तो अमीनो एसिड का तो ट्रांसपोर्ट करेगा नहीं है, ऑक्सीजन और अदर गैसेस का ट्रांसपोर्ट करेगा नहीं, फूड का इसलिए नहीं करेगा कि फूड का तो फाइलम करता है, ठीक है। तो वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स, ये इसका आंसर हो गया ए। तो जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से लीव की तरफ ऊपर तक जाता है, ठीक है। मिनरल्स में क्या क्या, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये सॉइल से एब्जॉर्व करता है ये और ऊपर ले जा करके इसको ट्रांसपोर्ट करेगा वो, ठीक है। और इसका मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा इसका जो ट्रांसपोर्ट रहेगा वो रूट से स्टेम की तरफ जाएगा, स्टेम से लीव्स की तरफ जाता है, ठीक है। और ये फाइलम का काम क्या होता है कि वो फूड्स को जो है ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अभी जाइलम के पार्ट्स की अगर बात करें तो इसमें ट्रैकियड होता है, वेसल होता है, जाइलम फाइबर होता है और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। अभी अगर ट्रैकियड्स की आप बात करो तो ट्रैकियड्स का मतलब होता है पतली जो सेल होती है ना, प्लांट के अंदर जो पतली सेल होती है वो ट्रैकियड बोलते हैं उसको। वाटर ट्रांसपोर्ट यही करता है। और ट्राइकाइड जो है वो जिम्नोस्पर्म्स में ज़्यादा मिलेगा आपको। हमेशा आप देखोगे जिम्नोस्पर्म में अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है तो जिम्नोस्पर्म अगर दिया है तो आपको ट्राइकाइड मिलेगा ही मिलेगा उसमें, ठीक है। वेसल क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वेसल का, ठीक है। सबसे एफिशिएंट है वाटर ट्रांसपोर्ट में। वाटर ट्रांसपोर्ट में सबसे एफिशिएंट अगर कोई पार्ट है जाइलम का तो वो वेसल होता है। अभी जाइलम फाइबर क्या करता है, जाइलम फाइबर जो देखो कई बार इंडिया के अंदर क्वेश्चन आया है, ठीक है। सीडीएस और इंडिया दोनों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि जाइलम फाइबर जो होता है इनमें से कौन सा डेड सेल होता है। तो जाइलम फाइबर जो है वो डेड सेल होता है, ठीक है। जैसे स्केल कैमा होता है ना, स्केल कैमा जो डेड सेल होता है आप देखते हो कि नारियल के ऊपर जो ऐसे ऐसे जो झाड़ी टाइप का लगा होता है वो डेड सेल होता है। तो ऐसे ही जाइलम फाइबर जो है वो भी डेड सेल होता है। तो ये काम क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। और जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो फूड स्टोरेज का काम करता है, और वो लिविंग कंपोनेंट होता है जाइलम पैरेन्काइमा, ओके। देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जो बोल रहा है नॉन सेंस कोडोन। अभी आपको पता नहीं होगा कि कोडोन क्या होता है, ठीक है। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूँ कि कोडोन, पहले कोडोन उसके बाद फिर नॉन सेंस कोडोन। तो कोडोन जो है वो जो mRNA होता है आपका, ठीक है। जैसे DNA और RNA जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड्स उसके अंदर होते हैं और 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप होता है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके एक ग्रुप को हम लोग कोडोन बोलते हैं। उसका जो एक ग्रुप होता है वो कोडोन होता है और हर कोडोन जो है वो अमीनो एसिड बनाता है, ठीक है। हर कोडोन
अमीनो एसिड बनाता है, लेकिन कुछ कोडोन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड नहीं बनाते हैं, ठीक, नहीं बनाते हैं वो। तो ये सिर्फ स्टॉप सिग्नल देते हैं। जैसे अभी मान लो कि एक कोडोन है ए, जस्ट अ मिनट, एक कोडोन है ए, एक कोडोन है ए जो अमीनो एसिड बना रहा है, एक कोडोन है बी जो अमीनो एसिड नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो ये स्टॉप सेंस दे रहा है ना, ये स्टॉप सेंस दे रहा है, इसको नॉन सेंस बोलते हैं। मतलब कि जो अमीनो एसिड नहीं बना रहा है जो कोडोन, मतलब कि जो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, जो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो अमीनो एसिड नहीं बना रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सेंस। क्या बोलेंगे? नॉन सेंस बोलेंगे। तो ऐसे 3 कोडोन्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसे 3 कोडोन्स होते हैं जो अमीनो एसिड नहीं बनाते हैं। एक होता है UAA जो आपका इसमें दिया गया है, एक होता है UAG, एक होता है UGA, ठीक है। ये 3 कोडोन्स होते हैं जो अमीनो एसिड नहीं बनाते हैं, इनको नॉन सेंस कोडोन्स बोलते हैं। जब राइबोसोम, जैसे अभी राइबोसोम्स है, जैसे ये भी कोडोन है, तो राइबोसोम जब इनको स्टडी करता है, राइबोसोम जब कोडोन को देखेगा कि कौन सा अमीनो बना रहा है, कौन सा अमीनो नहीं बना रहा है, तो उसमें क्या रहता है कि जैसे अभी, जैसे इसकी फंक्शन की बात करें हम, ठीक है, इसके फंक्शन की बात करें कि अमीनो एसिड है, तो उसने चेक किया कि ये जो कोडोन है ये अमीनो एसिड नहीं बना रहा है, ठीक है। तो जब अमीनो एसिड नहीं बना रहा है तो वो फिर नॉन सेंस हो गया। अमीनो एसिड अगर बना रहा है तो वो सेंस कोडोन हो गया, ठीक है। तो UAA जो है वो नॉन सेंस कोडोन है, ठीक है। ये है इसका आंसर, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है पूरा, ठीक है। जो कोई भी अमीनो एसिड कोड जब कोडोन नहीं बनाता है, जब अमीनो एसिड जो वो जो 3 न्यूक्लियोटाइड ग्रुप है वो जब अमीनो एसिड नहीं बनाएगा तो उसको हम लोग कोडोन बोलते हैं, और जो उसको नॉन सेंस कोडोन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले अगर मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये आपकी बॉडी है। अभी बोल रहा है कि आपकी बॉडी में मान लीजिए इन्फेक्शन लगा तो सबसे पहले कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है वो जो रिस्पॉन्स करेगा उस इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो हम इन सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो IgG है ना, IgG ये वाला एबंडेंट एंटीबॉडी है, ये बॉडी में भारी मात्रा में पाया जाता है। तो आपको सोचो जो चीज़ भारी मात्रा में पाई जाती है, बाहर से कोई वायरल आया या बाहर से कोई इन्फेक्शन लगा तो एकदम से ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए होता है, ये होता है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। और ये बाद में बनता है, ये एकदम से नहीं बनेगा। जैसे अभी इन्फेक्शन आपको लगा एकदम से नहीं बनेगा। अभी IgA जो है, IgA ये फाउंड होता है सलाइवा में, आपके सलाइवा में फाउंड होगा, आपके म्यूकस में फाउंड होगा, आप जो रोते हो आपके टीयर्स में फाउंड होगा। तो इसका तो उस इन्फेक्शन से कोई लेने देना नहीं है, उस इन्फेक्शन से। अभी IgM जो है ना, ये सबसे फास्ट रिस्पॉन्डर होता है। क्या होता है? फास्ट रिस्पॉन्डर होता है। सबसे पहले ये रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे आपकी बॉडी में कोई वायरल आया या कोई इन्फेक्शन आया तो IgM जो है सबसे पहले एंटीबॉडी बनाएगा उसके लिए, ठीक है। और IgE क्या होता है? IgE जो होता है ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एलर्जी और पैरासाइट, पैरासाइटिक इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में लग रहा है तो उसके लिए होता है ये IgE। तो आप समझ गए होंगे कि IgM जो है इसका आंसर है, जो सबसे पहले प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये सबसे पहले प्रोड्यूस होता है। और उसके साथ साथ आप ये भी देख लो कि इसके लिए मैं ट्रिक भी बता दे रहे हैं आपको। IgM में आप मान लो M मतलब मूव या फर्स्ट मूव, ठीक है। तो IgM जो है सबसे पहले बॉडी में, और ये तो नॉर्मल सी बात है, क्लास 12 की NCERT में ये दिया गया है, जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी वाला चैप्टर है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे।